नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय पाठशाला में। इस वीडियो में हम जेएनवी के मैथ्स का चैप्टर 1 करने वाले हैं, संख्या और संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर और नंबर सिस्टम कहते हैं। हमने ये चैप्टर इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए कवर कर लिया है। इस वाली वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संख्या और संख्या पद्धति में हम जानेंगे कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। हमारे पास जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं उनको मिलाकर हम बोलते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। चलिए देखते हैं हमारे पास नंबर कितने तरह के होते हैं। संख्याएं हमारे पास मुख्य तौर पर 4 तरह की होती हैं। पहली तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। दूसरी तरह की संख्याएं हमारे पास होती हैं पूर्ण संख्याएं या इंग्लिश में होल नंबर्स। तीसरे तरह की हमारे पास संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं या इंग्लिश में हम जिन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। और जो आखिरी तरह की संख्याएं हैं वो हैं हमारे पास परिमेय संख्याएं या इंग्लिश में बोलते हैं जिन्हें रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को भिन्नात्मक संख्याएं भी कहते हैं। ज़रा देखते हैं कि ये सभी क्या होती हैं। पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब है कि जो आमतौर पर आप गिनती सुनाते हैं किसी को, या जो आपको गिनती पता है, तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? गिनती 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, आप ऐसे करके गिनती सुनाते हैं किसी को, तो ये गिनती कहाँ तक चलती जाती है? अब गिनतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, तो गिनतियाँ अनंत तक चलती हैं। अनंत को इस तरह से दिखाते हैं मैथ्स में, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या अनंत बोलते हैं। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं। उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 और मिला देते हैं, शून्य को या 0 को मिला देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो हमारे पास कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो गई? पूर्ण संख्याएं हुई 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलती जाएंगी, 5, 10, 1000, ऐसे कर करके ये इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी। उसके बाद जो तीसरी तरह की संख्याएं होती हैं हमारे पास, वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं, जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इन संख्याओं में अब आपको यह पता है कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। आपके पास प्लस की संख्याएं भी होती हैं और नेगेटिव की संख्याएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप कहते हैं आप पे 1 है, 2 है, 3 है, तो ये प्लस की संख्याएं जिनके आगे कोई साइन नहीं होता, मतलब वो प्लस की संख्याएं होती हैं। और जिस तरह से ये संख्याएं हैं उसी तरह से आपके पास नेगेटिव में, माइनस में या ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। नेगेटिव नंबर्स को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो माइनस में भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सभी संख्याएं आपके पास नेगेटिव में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें सारी की सारी पॉजिटिव संख्याएं आ जाती हैं और सारी की सारी नेगेटिव संख्याएं आ जाती हैं। ऑल पॉजिटिव प्लस ऑल नेगेटिव, या हिंदी में कहें सारी आपके पास इसमें पूर्ण संख्याएं होंगी, सारी पूर्ण संख्याएं होंगी, उसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। तो आपके पास पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हुई? पूर्णांक संख्याओं में हमारे पास हुई 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो होल नंबर्स है ना, ये सारे हुए कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये सारी हो गई पॉजिटिव की संख्याएं या पूर्ण संख्याएं। और नेगेटिव नंबर्स या फिर ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? -1, -2, -3, -4। आपके पास माइनस में ये सारे नंबर्स होंगे और ये कहाँ तक चलते जाएंगे? ये भी ऐसे ही चलते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस के अनंत तक ये भी संख्याएं चलती जाएंगी। आपके पास जो आखिरी संख्याएं बची हैं वो हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप अगले चैप्टर्स में जानेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि जो भी संख्या हमारे पास अपॉन में होती हैं 5/2, जैसे 5/2 या 5/2 जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे,
या फिर 3/5, ऐसी संख्याएं जो बटे में हो, जो अपॉन में हो, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, या फिर इनको भिन्न संख्याएं भी बोलते हैं, भिन्न संख्याएं। चलिए एक दो उदाहरण देखते हैं और उनकी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि -5 कौन कौन सी संख्या है, आप -5 प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली होती हैं, नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आते हैं, ऋणात्मक संख्याएं इसमें नहीं आती हैं। क्या -5 पूर्ण संख्याओं में आएगा? नहीं, पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगा। फिर पूर्णांक संख्याओं में क्या -5 आएगा? हाँ, -5, माइनस की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। ज़रा देखते हैं अब ज़ीरो जो है, ज़ीरो वो कौन कौन सी संख्याओं में आएगा? ज़ीरो क्या प्राकृतिक संख्याओं में आएगा? नहीं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो नहीं आता है। पूर्ण संख्याओं में क्या ज़ीरो आएगा? हाँ, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, इसीलिए पूर्ण संख्याओं में ज़ीरो आएगा। ज़ीरो एक पूर्ण संख्या है, ज़ीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या ज़ीरो एक पूर्णांक संख्या भी है? हाँ, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में सभी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, सभी होल नंबर्स आ जाते हैं, तो इसीलिए जो ज़ीरो है वो एक पूर्णांक संख्या भी है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। आपके पास प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 ऑप्शंस में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और बाकी 1 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ज़रा ऑप्शंस में देखिए, ज़ीरो दे रखा है, ज़ीरो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? आपको बताना है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आपको पता है कि पूर्ण संख्याओं में सभी की सभी पॉजिटिव संख्याएं आ जाती हैं, तो नेगेटिव वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, इसीलिए -5 जो होगा ऑप्शंस में वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो होगी पूर्णांक संख्या। चलिए ज़रा 2-3 प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? बोला है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से बताना है आपको ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी वाली कौन सी है। ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव वाली संख्याएं, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? इस प्रश्न को करने के लिए ज़रा पहले थोड़ा सा ऋणात्मक संख्याओं को समझते हैं। हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहे हैं। नंबर लाइन का मतलब क्या है? जिस लाइन पर आप सभी नंबरों को दिखाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। तो ये हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं, इस पर हम सभी नंबरों को दिखा सकते हैं। तो हमने दिखाया नंबर लाइन में बीच में होगा 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 4, 5, 6, फिर बाद में कहीं जाकर 100 आएगा, फिर आगे संख्या चलती जाएंगी, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000, फिर लाख, और ऐसे करते करते हम अनंत तक पहुंच जाएंगे, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो ये संख्याएं चलती जाएंगी चलती जाएंगी। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि ये सभी जो संख्याएं हैं इनके आगे हमने कोई साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव की संख्याएं हैं। इनको आप ऐसे +1 करके भी लिख सकते हैं, +2 करके भी लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। उसके अलावा आपको पता है कि जितनी संख्याएं आपके पास पूर्ण संख्याएं होती हैं उतनी ही आपके पास ऋणात्मक या नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं। तो नेगेटिव संख्याएं होंगी -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे कर करके -6, 7, 8 कर करके आपके पास इस तरह से, फिर कहीं जाकर -100 आएगा, फिर -1000 और इसी तरह से माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपके पास प्लस में सभी संख्याएं होती हैं, आपके पास नेगेटिव में सभी संख्याएं होती हैं। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे छोटी पॉजिटिव की संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पॉजिटिव की संख्या क्या होगी? आप 0 को कह सकते हैं कि 0 पॉजिटिव की संख्या है, लेकिन 0 पर कोई साइन नहीं होता, ना 0 प्लस का होता है ना 0 माइनस का होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो +1 है यह है पॉजिटिव की सबसे छोटी संख्या है। अच्छा, आप ज़रा देखिए, आप यहाँ पर 1 पर हैं अभी, 1 से अगर आप आगे जाएंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5 और ऐसे कर करके संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ही इधर की साइड जा रहे हैं, ये लेफ़्ट है ये राइट है,
आप जैसे ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपके पास संख्याएं जो हैं बढ़ रही हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ने को हम प्लस से दिखा रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए, 3 से बड़ा होगा 100, 100 से बड़ा होगा 1000, 1000 से आगे आएगा 10,000, फिर आएगा लाख। तो संख्याएं आपके पास बढ़ रही हैं जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब जब हम राइट से लेफ्ट आएंगे, जब हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो संख्याएं हमारे पास कम होंगी, छोटी होती जाएंगी। जैसे 1000 से छोटी होके आएगी 100, फिर 100 से छोटा 99, 98 और ऐसे कर करके संख्या हमारे पास छोटी होके 10, 9 और संख्याएं छोटी होती जाती हैं जैसे ही हम नंबर लाइन में इधर की साइड जाते हैं, राइट से लेकर लेफ्ट जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। नेगेटिव से हम दिखा रहे हैं, संख्याएं छोटी होती जाती हैं। तो आपके पास सबसे बड़ी संख्या जो होगी प्लस की वो हो जाएगी पॉजिटिव की इन्फिनिटी, और सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी हम उसको प्लस का 1 मान लेते हैं। अब आप +1 से जब इधर को जाएंगे तो इसका मतलब आप यहाँ पर जा रहे हैं, 3 से आप 2 पे गए तो संख्या छोटी हुई, फिर 2 से आप 1 पर आए तो फिर संख्या छोटी हुई, फिर 1 से आप 0 पे आए फिर संख्या छोटी हो गई, फिर संख्या और छोटी हो गई, 1 और घट के -1 हुई। तो आप इधर जाते जा रहे हैं तो मतलब संख्याएं घटती जा रही हैं, इधर जाते जा रहे हैं तो संख्याएं घटती जा रही हैं, संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। और आप अगर इधर जाएंगे, आप अगर इस साइड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो संख्याएं आपके पास बढ़ती जाएंगी। जैसे यहाँ पर 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, तो आपके पास, आपको पता है कि जो -1 है वो -2 से बड़ा है। क्यों? इधर को जाते जाते तो संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। तो आपके पास सबसे बड़ा माइनस का नंबर कौन सा हुआ? सबसे बड़ा हुआ आपके पास -1, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप इधर जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती जाएंगी। तो संख्याएं जो जितनी बड़ी होती हैं नेगेटिव में जाते जाते उतनी छोटी हो जाती हैं। तो नेगेटिव में जैसे आप 100 को देखेंगे तो -100 जो होगा वो छोटा होगा -4 से, -100 जो होगा वो छोटा होगा -4 से। क्यों? क्योंकि ये नंबर लाइन में इधर को पड़ रहा है। ये 100 तो है लेकिन ये नेगेटिव का 100 है, नेगेटिव का 100 है मतलब घट कर आया है 100, तो इसीलिए ये छोटा होगा। अब जो नेगेटिव का 1000 होगा, नेगेटिव का जो 1000 होगा वो नेगेटिव के 100 से छोटा होगा, नेगेटिव का 1000 छोटा होगा नेगेटिव के 100 से। तो हम छोटे को कैसे दिखाते हैं? छोटा ऐसे दिखाते हैं, ये साइड छोटे के लिए होती है, ये जो खुला मुंह रहता है ये बड़े के लिए रहता है। और जो माइनस का 100 होगा, जो ऋणात्मक संख्याओं में माइनस का 100 होगा वो छोटा होगा माइनस के 1 से। सबसे बड़ी जो हमारे पास संख्या हुई माइनस की ऋणात्मक संख्या वो हुई -1। तो आपके पास ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें -1 जो है वो करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऋणात्मक संख्याओं से ही। आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शंस में से बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस हैं -10, -5, -1000 और -100। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि नेगेटिव में जो संख्या जितनी बड़ी होगी ना, अब नेगेटिव में है उसी कारण वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो यह संख्या वैसे तो सबसे बड़ी है 1000, लेकिन माइनस में है इसीलिए सबसे छोटी होगी ये यहाँ पर। अगर यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा होता तो सबसे बड़ी संख्या ये होती, लेकिन माइनस का साइन आ गया इसीलिए ये संख्या सबसे छोटी हो गई यहाँ पर। इसी तरह से प्रश्न आपको जेएनवी के टेस्ट में आते हैं ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित। चलिए अब आगे देखते हैं कि संख्याओं को हम कुछ अलग तरीके से और बांटते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर। जब हमने संख्याओं को थोड़ा अच्छे से जाना, जब अच्छे से उनको देखा, तो हमने संख्याओं के कुछ अन्य प्रकार बनाए जो कि उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी कुछ खूबियों के आधार पर हमने उनके अन्य प्रकार बनाए हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो 2 संख्या है, जो 4 संख्या है, 6, 8, 10, 12, ये सभी संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी, 2 से पूरी तरह भाग हो जाएंगी। 2 जो है 2 से पूरी तरह भाग होगा, 2 जो है और 4 जो है वो 2 से पूरी तरह भाग होगा। तो हर एक संख्या के बाद एक संख्या ऐसी आती है जो 2 से पूरी तरह भाग होती जाएगी। 14 जो है वो भी 2 से पूरी तरह भाग होगा,
12 या 12 जो है वो भी 2 से पूरी तरह भाग होगा। और हमने देखा कि हर एक एक संख्या के बाद एक एक संख्या ऐसी भी आती है जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगी। तो ऐसी संख्याओं को भी हमने अलग बांट लिया। फिर हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं थी जो कि एक से ज़्यादा संख्याओं से भाग होती हैं, जैसे कि जो 6 है वो किस किस से भाग होगा। 6 जो है वो किस किस से भाग होगा, 1 से भाग होगा 6, 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 6 से भाग होगा। अब ज़रा देखते हैं 3 किस किस से भाग होगा। 3 सिर्फ 1 से भाग होगा और 3 से ही भाग होगा। और अगर हम देखें 11, 11 किस किस से भाग होगा, 11 होगा 1 से और 11 से। तो हमने भाग होने के आधार पर कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस संख्याओं से भाग होंगी, उसके आधार पर, उनकी खूबियों के आधार पर हमने संख्याओं के कुछ अन्य प्रकार और देखे। ज़रा जानते हैं उन अन्य प्रकारों को। पहले जानते हैं सम संख्याओं को। सम संख्याएं या इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं, इनके उदाहरण क्या क्या हैं। इनके उदाहरण हैं 2, 4, 6, 8 और ऐसे कर करके चलती जाएंगी 2 से भाग होने वाली संख्या। एक एक संख्या के बाद 9 छोड़कर 10 आ जाएगा, फिर 11 छोड़कर 12। तो इसी तरह से आपके पास संख्याएं चलती जाएंगी। ये होती हैं सम संख्याएं। फिर आती हैं विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती हैं। अब 2 से पूरी तरह भाग कौन सी संख्या नहीं होती, जो 2 के पहाड़े में ना आती हो, मतलब 1, 3, 5, 7, ये 2 से पूरी तरह भाग नहीं होंगी। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये भी एक एक संख्या छोड़कर। अब देखिए 7 के बाद 8 आता है। 8 तो इवन नंबर है, 8 तो सम संख्या है, तो वो इसमें नहीं आएगा। फिर 8 छोड़ा तो 9, फिर 10 छोड़ा तो 11, फिर 11, फिर 12 छोड़ा तो फिर 13। तो इसी तरह से विषम संख्याएं भी चलती जाती हैं। विषम संख्याएं वो संख्या हैं जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती हैं। फिर हमारे पास आती हैं अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स जिसे हम कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ किसी 2 संख्याओं से ही भाग होती हों। जैसे कि आप देखिए आपके पास जो 6 है वो किन किन संख्याओं से भाग होगा, 1, 2, 3 और 6। टोटल 4 संख्याएं ऐसी हुई, टोटल 4 संख्याएं ऐसी हुई जिनसे 6 भाग हो सकता है। अब 8 को अगर आप देखेंगे तो 8 किस किस से भाग होगा, 8 होगा 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग होगा, 4 से भाग होगा और 8 से भाग होगा। सभी संख्याएं 1 से भाग तो होती ही हैं, सभी संख्याएं 1 के पहाड़े में तो आएंगी ही। उसके अलावा ये देखिए आप 3 के पहाड़े में और आ गए, 1, 2, 3 संख्याओं के पहाड़े में और आया, तो टोटल 4 संख्याओं से 8 भाग हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ किसी 2 संख्याओं के पहाड़े में ही आती हों, जैसे कि 3 हो गया या फिर 2 हो गया। 2 किस किस के पहाड़े में आएगा, एक तो 1 के में, एक 2 के में। 7 किस किस के में आएगा, एक 1 के में, एक 7 के में। 11 1 के में और 11 के में। 13 किस किस के में आएगा, 1 के में और 13 के में। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ किन्हीं 2 संख्याओं के पहाड़े में ही आती हों, एक तो 1 के में और एक खुद के में, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण होंगे 2, 3, 5, 7। आप देखिए ये सभी संख्याएं या तो सिर्फ 1 के पहाड़े में आएंगी या फिर अपने पहाड़े में ही आएंगी। जैसे 2 जो है वो या तो 1 के पहाड़े में ही आएगा या फिर 2 के पहाड़े में ही आएगा। जो 3 है वो या तो 1 के पहाड़े में आएगा या 3 अपने पहाड़े में ही आएगा। जो 5 जो है वो 1 के पहाड़े में ही आएगा या फिर अपने पहाड़े, मतलब कि 5 के पहाड़े में ही आएगा। 7 जैसे हो गया। और क्या 9 होगी। अब 9 देखिए, 9 एक तो 1 के में आ जाएगी, उसके अलावा 3 के में आ जाएगी, उसके अलावा 9 के में आ जाएगी। तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए, एक तो अपने में और एक खुद के में। एक तो अपने में और एक 1 के में। उसके अलावा फिर होंगे 11, 13, 17। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं के पहाड़े में आती हैं। जैसे कि आप देखिए जो 4 है वो 3 संख्या के पहाड़े में आता है। किस किस के में, एक तो 1 के में आता है, एक 2 के में आता है और एक 4 खुद के में आता है। उसके अलावा होगी 6। तो ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं के पहाड़े में आए ना, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। उदाहरण के लिए क्या हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8, 9, 10। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं
जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती, जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती वो भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए 4 जो है वो अभाज्य है नहीं है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो इसी तरह से होगा 12, फिर 14, फिर 15। तो ये सभी कौन सी संख्याएं हो गई? ये संख्याएं हो गई भाज्य संख्याएं, जो कम से कम किन्हीं 3 संख्याओं से भाग होती हो, 3 संख्याओं के पहाड़े में आती हो। अब जरा आखिरी तरह की संख्याओं को और देख लेते हैं। सहभाज्य संख्याएं या को-प्राइम नंबर्स कौन सी संख्या होती हैं? ऐसी 2 संख्याएं, अब ये याद रखिए को-प्राइम नंबर्स जब भी होंगे तो हम 2 संख्याओं की बात करेंगे। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 4 और 5 हैं, ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या के पहाड़े में आती हैं। 4 और 5 किसी एक ही पहाड़े में आता है, किसी एक ही संख्या के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो इसीलिए यह दोनों संख्याएं क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जो किसी भी एक पहाड़े के अंदर ना आती हो, उनको हम बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। जरा और उदाहरणों से समझते हैं कि सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं और होंगी। जैसे कि आप देखिए 7 और 9, क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या के पहाड़े में आएंगी? किसी एक ही पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आएंगी? नहीं आएंगी। तो ऐसी संख्याएं जो किसी एक पहाड़े में ना आती हों, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो यह भी सहभाज्य संख्या है, यह भी सहभाज्य संख्या है। जरा और उदाहरण देखते हैं। 5 और 15, क्या ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक ही पहाड़े में, 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ जाती हैं, तो इसीलिए इनमें 5 कॉमन है, तो इसीलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है। और जरा उदाहरण देखते हैं। 3 और 19, क्या यह संख्याएं सहभाज्य संख्या होंगी? हाँ, क्योंकि यह 3 और 19 किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सहभाज्य संख्या भी समझ आई होगी। अब जरा हम कुछ संख्याओं को देखते हैं और उनसे समझते हैं कि उसे हम कौन कौन सी संख्या कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7। ये जो 7 लिखा है, अब आप बताइए मुझे शुरुआत से कि यह कौन कौन सी संख्या है? क्या यह प्राकृतिक संख्या है? क्या यह प्राकृतिक संख्या है? हाँ, यह प्राकृतिक संख्या है। क्यों? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सारी, 1 से लेकर सारी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या यह पूर्ण संख्या है? हाँ, यह पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। क्या यह पूर्णांक संख्या है? हाँ, यह पूर्णांक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के अंदर आती हैं। उसके बाद क्या यह सम संख्या है? सम यानी कि इवन नंबर, मतलब 2 से भाग होने वाली। क्या यह 2 से भाग हो जाएगी? नहीं। तो यह सम संख्या नहीं है, यह सम संख्या नहीं है। क्या यह विषम संख्या होगी? विषम संख्या यानी कि 2 से भाग ना होने वाली। तो 7 तो 2 से भाग होगा नहीं पूरी तरह से, तो यह विषम संख्या होगी। तो क्या, अब जरा देखते हैं, यह अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो जो 7 है वो या तो 1 से ही डिवाइड होगा और या फिर खुद से ही डिवाइड होगा। तो जो 7 है वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या यह भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड हो जाएं। तो 7 क्या 3 संख्याओं से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 7 सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड होता है, एक 1 से और एक 7 से। तो जो 7 है वह भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या 7 सहभाज्य संख्या होगी। अब सहभाज्य संख्या के लिए मैं बता चुका हूं, सहभाज्य संख्या के लिए 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो 7 तो सिर्फ एक ही संख्या है, तो हम इसे ऐसे पहचान नहीं सकते कि यह सहभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। तो जरा अब एक और संख्या लेते हैं। हमने लिया 4। ठीक है। अब जरा बताइए 4 जो है वो प्राकृतिक संख्या है? हाँ, 4 प्राकृतिक संख्या है। 4 पूर्ण संख्या है? हाँ, क्योंकि प्राकृतिक है तो प्राकृतिक संख्या सारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, तो यह पूर्ण संख्या भी होगा। यह पूर्णांक संख्या भी होगा। क्या जो 4 है वो सम संख्या है? सम संख्या मतलब 2 से भाग होने वाली। तो 4 तो 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो 4 जो है वो सम संख्या है। क्या 4 विषम संख्या है? विषम संख्या यानी जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती हैं, और 4 तो 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो यह विषम संख्या नहीं है।
एक बात याद रखिए, जो संख्याएं प्राकृतिक होंगी वो पूर्ण और पूर्णांक जरूर होंगी, लेकिन जो संख्या सम है वो विषम पक्का नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ये जो सम थी ये सम नहीं है तो विषम है, अगर विषम नहीं है तो सम है। ऐसा ही भाज्य और अभाज्य के लिए है। क्या यह संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। तो 4 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा, एक 4 से डिवाइड होगा। तो 3 संख्याओं से डिवाइड हो गया ये, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो संख्या अभाज्य नहीं हुई वो भाज्य जरूर होगी। भाज्य संख्या मतलब जो कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड होती हो, 3 संख्याओं से भाग होती हो। तो 4 3 संख्याओं से भाग होता है, इसीलिए 4 जो है वो भाज्य संख्या है। अब हम जरा देखते हैं सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य के लिए हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे। क्या 4 और 7 दोनों सहभाज्य संख्या है? सहभाज्य संख्या मतलब कि जो एक ही पहाड़े में ना आती हो। तो 4 और 7 किसी एक के पहाड़े में आता है, किसी एक ही पहाड़े में आता है? नहीं, 4 और 7 किसी एक ही पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए 4 और 7 सहभाज्य संख्या भी होगी। तो अभी हमने सभी तरह की संख्याओं को सीख लिया है। जरा अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले जरा 2 छोटी बातें और जान लेते हैं। अब आपसे जेएनवी में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, नवोदय के टेस्ट में ऐसे प्रश्न आते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? या फिर प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या। तो इन प्रश्नों को आप किस तरह से करेंगे जरा वो देखिए। पहले जानते हैं अंक का मतलब क्या है। आपके पास अगर कोई भी बड़ा सा नंबर दे रखा है, जैसे कि आपके पास ये नंबर दे रखा है, तो अंक का मतलब क्या होगा? जब हम सिंगल डिजिट्स की बात करेंगे, जब हम एक एक संख्या की ही बात करेंगे, तो हम हर एक संख्या को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। हम हर एक संख्या को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो इस एक संख्या के अंदर कितने अंक हुए? इस एक संख्या के अंदर 4 अंक हैं। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं हम, जैसे कि इस संख्या के अंदर हमारे पास 3 अंक दे रखे हैं। तो अंक का मतलब है कि टोटल सिंगल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमें 4 अंकों वाली, मतलब जिसमें 4 ऐसी संख्याएं आ जाएं, मतलब एक संख्या 4 अंक आ जाए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है और ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे? जब भी आपसे पूछा हो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम करेंगे 4 बार 9। 4 बार 9 लिख देंगे हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 4 बार 9। ऐसे ही हम बात करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 5 बार 9। मतलब आपसे जब पूछा जाए कि कितने अंकों की संख्या बतानी है तो उतनी बार ही 9 लिख देते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 5 बार 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 बार 9। आसान है ना? देखिए अब जरा देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जब हमें छोटी संख्या निकालनी होती है तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1। ठीक है, हमारे पास सबसे जो छोटी संख्या 1 ही तो होती है। 1 से लेकर 9 तक सबसे छोटी संख्या 1 होती है। और उसके बाद कितनी संख्या और बच गई? कितने अंक और बच गए? टोटल 3 अंक और बच गए ना। उन तीनों जगह पर आप क्या लगाएंगे? 0 0 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहली जो अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और उसके बाद कितने अंक और बच गए? 4 अंक और बच गए, 4 डिजिट्स और बची, तो 4 बार 0। मतलब जितने अंकों की पूछा जाए पहला अंक उसका हमेशा 1 होगा, बाकी जितने अंक बच गए वहां पर 0। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? पहले तो 1 आ जाएगा, फिर टोटल 5 अंक और बचे, 5 अंक और बचे तो 5 बार 0 आ गया। तो इस तरह से हम छोटी या बड़ी संख्या निकालते हैं। इस वीडियो में हमने इन सभी चीजों को समझा है। अगली वीडियो में हम इन्हीं चीजों से संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे। जेएनवी के टेस्ट में जो भी आते हैं, नवोदय का टेस्ट जो होता है उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस की हम रिवीजन करेंगे अगली वीडियो में। तो आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ आई होंगी। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें एडमिशन पाना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।